last class we have completed chapter number 3, that is periodic table. In today's lecture we are going to discuss chapter number 4, that is chemical bonding, one of the important chapter of class 11. Yes, it is basic of chemistry. तो ये क्लास 11 से लेके क्लास 12 तक काम आएगा, तो इसको अच्छे से समझना है. कोई भी जगह आपको डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो, आई विल क्लियर. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 हेडिंग डालें, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग. तो लेट अस अंडरस्टैंड केमिकल बॉन्ड फर्स्ट, उसके बाद बॉन्डिंग देखेंगे. क्लियर? तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उसके बाद हम बॉन्डिंग समझेंगे. तो राइट डाउन व्हाट इज केमिकल बॉन्ड. व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? नाम से पता चल रहा है, वो बॉन्ड जो केमिकल से बीच बनेगा, वो बॉन्ड जो केमिकल्स के बीच बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड. गॉट इट? इसका मतलब केमिकल किस तरह से क्लासिफाइड है. केमिकल एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है. तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो आयन्स को, एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखें. गेटिंग माय पॉइंट? दोज फोर्सेस, दोज अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच होल्ड डिफरेंट स्पीशीज टुगेदर. गेटिंग माय पॉइंट? जैसे केमिस्ट्री में तो केमिकल बॉन्ड होता है, बट देयर आर सर्टेन बॉन्ड व्हिच वी से इन आवर डेली लाइफ, जस्ट लाइक फादर सन बॉन्ड. तो वो भी एक बॉन्ड है, दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड. इसी तरह से केमिस्ट्री में केमिकल्स के बीच में बॉन्ड बनता है जो दो या दो से ज्यादा स्पीशीज को होल्ड करके रखता है. तो राइट डाउन डेफिनेशन, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? द अट्रैक्टिव फोर्सेस, the attractive forces which hold different species together, different species together. अब यहाँ पे हमने एटम नहीं लिखा बेटा, क्या लिखा? डिफरेंट स्पीसीज. अब कुछ भी हो सकते हैं. आप दो आयन्स के बीच में अट्रैक्शन रख सकते हैं. देयर में बी अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड एटम. There may be attraction between molecule and molecule. So what is chemical bond? The attractive forces which hold different species. Species may be atom, it may be ion, it may be molecule. It may be molecules which hold different species together. जो different species को hold करके रखे, वो होता है chemical bond. अब देखिए कि chemical bond बनाने की जरूरत क्यों पड़ी. Why atoms और species form chemical bond? Clear? तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं. Got it? तो इसका आंसर क्या होगा? cause of bond formation. Cause of bond formation. ये बॉन्ड बनते क्यों? Cause of bond formation. इसके दो आंसर्स हैं, ध्यान से देखेंगे. केमिकल बॉन्ड आई होप सभी को क्लियर हो चुका होगा. वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी जिनसे दो स्पीशीज आपस में अटैच होंगे, या दोनों को वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होल्ड करके रखेगी. याद रखना बेटा, जरूरी नहीं है कि केमिकल बॉन्ड एटम्स के बीच में बनेगा. केमिकल बॉन्ड स्पीशीज के बीच में बनता है. एटम के बीच में भी बन सकता है, एटम और आयन के बीच में भी. इवन अ बॉन्ड कैन फॉर्म बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स. अब देखिए कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन. बॉन्ड क्यों बनता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बॉन्ड फॉर्मेशन. तो इसके दो रीजन हैं. पहला रीजन है ओवरऑल लोअरिंग ऑफ एनर्जी. गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज टेंडेंसी टू, फर्स्ट रीजन इज टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी. एक्वायर मिनिमम एनर्जी. इसका मतलब क्या होता है उसको समझिए. पहला रीजन क्या हुआ? टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी. एटम जो है इनकी टेंडेंसी होती है कि इनको मिनिमम से मिनिमम एनर्जी मिले. आपको याद होगा कि जब भी सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है. फॉर एग्जांपल हम क्लासरूम में कंसीडर कर लें,
मानो दो नोटोरियस स्टूडेंट क्लास में बैठे हो, मतलब थोड़े से तेज, जिनको नॉर्मल और रीजनल लैंग्वेज में हम बदमाश कहते हैं। यदि दो नोटोरियस स्टूडेंट क्लास में बैठे हो, तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा पंगा या इस तरह की चीजें होंगी, क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि दोनों बच्चों की एनर्जी ज्यादा है, दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे। बट जो शांत से लो एनर्जी वाले पढ़ाई वाले बच्चे बैठे हैं, गेटिंग माय पॉइंट, पढ़ाई वालों को हम टर्म ले रहे हैं काम में लो एनर्जी वाले। तो यदि पढ़ाई वाले बच्चे होंगे तो सिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, 2 घंटा 2 घंटा इवन 5-5 घंटे तक पढ़ते रहेंगे, आपस में बतलाएंगे नहीं। गेटिंग माय पॉइंट, तो वो स्टेबल है, वो क्या है, स्टेबल है। तो याद रखना कैसे रिलेट करेंगे, यदि सिस्टम की एनर्जी हाई हुई, इफ द एनर्जी इज मोर देन द सिस्टम इज अनस्टेबल। यदि सिस्टम की एनर्जी कम हुई तो सिस्टम स्टेबल होगा। तो पहला रीजन क्या हुआ बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन का, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। सभी स्पीसीज की क्या टेंडेंसी होती है कि वो कम से कम एनर्जी को एक्वायर करें, कम से कम एनर्जी हो, सो दैट द स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। दैट मीन्स इनडायरेक्टली हम बोलें तो स्टेबिलिटी क्या कराएंगे, स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। यदि एनर्जी कम होगी तो ऑटोमेटिकली सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे दो हाइड्रोजन एटम है, सबसे कॉमन एटम मैंने लिया हाइड्रोजन, इनसे तो सभी फेमिलियर हैं। दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये स्टार्टिंग में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है बेटा। कितने डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, दैट डिस्टेंस r इज इक्वल टू इनफिनिटी। क्लियर, बहुत दूर है ये हाइड्रोजन एटम। अब आप बोलोगे सर इनफाइनाइट डिस्टेंस हम मेजर कैसे कर पाएंगे, तो बेटा एटम जो है वो बहुत छोटा होता है, एटम के रेस्पेक्ट में 1 मीटर लोगे तो वो भी इनफाइनाइट से ज्यादा होगा। गेटिंग माई पॉइंट, एटम इज वेरी वेरी स्मॉल। इफ यू कंसीडर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो एटम के लिए तो वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, जैसे एक चींटी की साइज को लो और वो हमें देखेगी, तो वी आर इन्फिनिटी विथ रेस्पेक्ट टू दैट एंट। गॉट इट। इसी तरह से दो हाइड्रोजन एटम हैं जो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हैं, तो जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेटिंग होगी। बेटा यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्सेस होगी ये डोमिनेटिंग होगी रिपल्सन फोर्सेस, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। इसी तरह से अब जैसे जैसे अट्रैक्शन होगा तो ये अट्रैक्ट होते रहेंगे, पास आएंगे, ये दोनों पास आएंगे, ये दोनों पास आए, तो एक लिमिट पे अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस हो जाएगी। जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उतनी रिपल्सिव होगी। गॉट इट। ये कंडीशन होगी बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इन्होंने क्या कर लिया है, बॉन्ड बना लिया है। अब जो डिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ, उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। जब बॉन्ड बन जाता है तो दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर दिस टू मार्कर एज अ सिंगल बॉन्ड, ये मार्कर एक एटम है, ये मार्कर दूसरा एटम। इस एटम की न्यूक्लियस यहाँ होगी एकदम बीचों बीच, इस एटम की न्यूक्लियस भी यहाँ होगी, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर की जो दूरी है ये होती है बेटा बॉन्ड लेंथ। गेटिंग माय पॉइंट। चलो इस मार्कर से समझो, एक ब्लू वाला एटम है और एक ब्लैक वाला, तो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी दैट वुड बी कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। और ये कब कैलकुलेट की जाती है, जब बॉन्ड बन चुका होता है। गॉट इट। तो ध्यान से देखेंगे, जब ये इंफिनिटी डिस्टेंस से सेपरेटेड थे तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा थी रिपल्सन से बजाय। ठीक है, अब अट्रैक्शन थी तो अट्रैक्ट हुए तो पास आए और एक लिमिट तक पास आए ताकि दोनों फोर्सेस बराबर हो गई। जैसे ही बराबर हुए दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, और जैसे ही बॉन्ड बना तो सिस्टम की एनर्जी एकदम से नीचे गिर गई, सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होगी, और जैसे ही एनर्जी मिनिमम हुई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई,
स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब ध्यान से देखोगे, यहां से यहां पहुंचने में, कहां से कहां, जब ये इंफिनिटी थे और इंफिनिटी से बॉन्ड बनाते तक इन्होंने एनर्जी लूज की, सिस्टम की एनर्जी क्या हुई, कम हुई, मतलब एनर्जी रिलीज की। तो यहां तक एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीजेस, एनर्जी रिलीजेस, यहां तक क्या हुआ बेटा, एनर्जी रिलीज हुई। अब मान लो, अब ये जो हाइड्रोजन एटम है इनकी एनर्जी कम हो चुकी है। गेटिंग माय पॉइंट, ये जो हाइड्रोजन एटम है दोनों की एनर्जी मिनिमम हो चुकी है। मान लो अब इस मिनिमम एनर्जी के आगे भी ये चले जाए, मतलब अब और ज्यादा नजदीक आ जाए, तो बेटा सिस्टम उल्टा हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, यदि ये और भी नजदीक आने लग गए, मतलब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड बनने के बाद भी अट्रैक्शन आने लग गया, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस इस बार आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितना उनको अट्रैक्ट होना था। अब ये भी बात प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो कि जब भी दो कलीग्स में या दो फ्रेंड में अच्छा खासा बन रहा हो, अच्छी खासी बॉन्डिंग हो, गेटिंग माय पॉइंट, यदि ज्यादा ही बॉन्डिंग बन जाए तो फिर क्या होता है, बॉन्ड टूटने लगता है। जस्ट लाइक यहाँ भी जब बॉन्ड बना, बॉन्ड बनने के बाद में यदि इन्होंने और अट्रैक्शन शो किया तो रिपल्सिव फोर्सेस आगे बढ़ जाएगी, और अब सिस्टम जो है एनर्जी कम करने के बजाय एनर्जी बढ़ाने लग जाएगा। आपकी जो डिस्टेंस था वो बॉन्ड लेंथ से भी कम हो गई। इसका मतलब जब यहां से यहां पहुंचेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब। तो हमें कौन सा स्टेट चाहिए, हमें वो स्टेट चाहिए जब अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव के बराबर हो जाएगी। जितना एनर्जी कम होनी चाहिए थी उतना हो जाएगी। अब इसका एक ग्राफ भी होता है बेटा, ये ग्राफ हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। जब आप फिजिक्स में डिस्कस करोगे 11th के चैप्टर, तो फिजिक्स में भी ये ग्राफ आएगा और ये केमिस्ट्री में भी यहाँ पे आता है। ध्यान से देखेंगे क्या ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम वर्सेस डिस्टेंस। ये ग्राफ किसका है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का। ठीक है, ये जो हमने डिस्कस किया इसको हम ग्राफ के जरिए समझते हैं। ध्यान से देखेंगे, स्टार्टिंग में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, स्टार्टिंग में दोनों हाइड्रोजन एटम की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, ये यहाँ पे, यहाँ कहीं है। अब देखो जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रही है, जैसे जैसे हम 0 0 के पास आ रहे हैं, ये डिस्टेंस यहाँ पे 0 होगी, इजंट इट, यहाँ पे डिस्टेंस 0 होगी, आर की वैल्यू 0। ठीक, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है ऑब्वियसली, वाई की वैल्यू ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव। नीचे जो पोटेंशियल एनर्जी है ये है नेगेटिव। ये बात भी समझ पाए, क्योंकि वाई की वैल्यू नीचे नेगेटिव होती है। नाउ जैसे जैसे डिस्टेंस कम हुई, पोटेंशियल एनर्जी कम होती रही, एक टाइम जब बॉन्ड बन गया तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। गेटिंग माय पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब हुई बेटा, जब आर इक्वल टू आर नॉट के बराबर हुई। देखो आर इक्वल टू आर नॉट, जो डिस्टेंस थी वो बॉन्ड लेंथ के इक्वल होगी। अब यदि आर की वैल्यू कम हुई, यदि डिस्टेंस कम हुई बॉन्ड बनने के बाद, तो सिस्टम उल्टा चलेगा, एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। लाइक गॉट इट, दिस इज द कर्व व्हिच एक्सप्लेन द मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी। याद रखना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो सिस्टम की एनर्जी हो जाती है -436 किलो जूल पर मोल। इससे मिनिमम एनर्जी नहीं हो सकती। क्लियर है, तो याद रखना पहला रीजन क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन का, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। एवरी एटम wants to minimize its energy so that it can attain the stability. So in this example we see if two hydrogen atoms are separated at a large distance, then they are having attractive forces. Attractive forces repulsion से ज्यादा है, उसके बाद अट्रैक्शन होगा, ये पास आएंगे और एक लिमिट में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके इक्वल हो जाएगी, रिपल्सिव।
ये होता है कंडीशन ऑफ मिनिमम एनर्जी, क्योंकि यहाँ तक आते आते इसने एनर्जी लूज की और लूज करके मिनिमम कर ली। जैसे नजदीक आए, नजदीक आते आते यहाँ पे पहुंच गए, सिस्टम की एनर्जी मिनिमम हो। अब क्या होगा, यदि हाइड्रोजन एटम और नजदीक आ गए तो इस बार एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा नजदीक आ गए तो वो भी हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इफ दे विल अटेन मोर अट्रैक्शन so it will converted into repulsion, they will absorb energy and the stability decreases। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी का स्टेट होता है, दिस इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जब जब बॉन्ड बनेगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। A bond formation is always accompanied with the release of energy। जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी वहां पे जरूर रिलीज होगी। हाँ, काफी बार एनर्जी कम रिलीज हो सकती है और कई कई बॉन्ड में ज्यादा रिलीज हो सकती है, बट रिलीज जरूर हो। So write down very important point. A bond formation is always accompanied by release of energy। हमेशा जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम दो एटम्स की एनर्जी कंपेयर करें, एक है बॉन्डेड एटम और दूसरा है नॉन बॉन्डेड एटम, ध्यान से देखेंगे। ये जो एटम है, इस कंडीशन में हाइड्रोजन जो है बेटा, ये बॉन्डेड हाइड्रोजन, क्योंकि इसने बॉन्ड बना लिया। और ये जो स्टेट है, यहाँ पे हाइड्रोजन ने बॉन्ड नहीं बनाया है, दैट मीन्स दिस इज नॉन बॉन्डेड एटम। तो कैन यू टेल मी कि बॉन्डेड एटम की एनर्जी कम होती है या नॉन बॉन्डेड? रिलेट करो सर। बॉन्डेड एटम की। वेरी गुड। बॉन्डेड एटम जो होगा उसकी एनर्जी कम, क्योंकि नॉन बॉन्डेड ने अपनी एनर्जी कम करते करते पूरी रिलीज कर दी, जितनी एनर्जी थी उसको मिनिमाइज कर दी। क्लियर? इसका मतलब जो बॉन्डेड एटम है उसकी एनर्जी कम है, बट उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन बॉन्डेड। गॉट इट? ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट डाउन। द एनर्जी ऑफ bonded atom is low as compared to non-bonded, like that। तो ये यहां से क्लियर हुआ? एनी डाउट अप टू दिस? टेक ए स्क्रीनशॉट। एनी डाउट अप टू दिस? ये क्लियर हुआ कि बॉन्ड क्यों बनता है। बॉन्ड हमने सीखा कि जो स्पीशीज को होल्ड करके रखे वो बॉन्ड होता है। स्पीशीज कुछ भी हो सकती है, एटम आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, ये कोई भी आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। अब बॉन्ड फॉर्मेशन का रीजन क्या होता है? सबसे पहला रीजन होता है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। कोई भी स्पीशीज जो है वो चाहती है कि उसकी एनर्जी सबसे कम। एनर्जी यदि कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम। तो हमने इसको हाइड्रोजन से समझा। इनिशियली दो हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट है, बहुत दूर दूर। फिर क्या होगा? यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, रिपल्सिव, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। यदि अट्रैक्शन है तो ये क्या करेंगे? ये पास आएंगे, अट्रैक्शन के कारण ये पास आएंगे। कितना पास आएंगे? ताकि बॉन्ड बन जाए। तो कितना पास आए ताकि बॉन्ड बन जाए, मतलब जो डिस्टेंस थी वो बॉन्ड लेंथ के इक्वल थी। अब यदि ये और पास आते हैं, बॉन्ड बनाने के बाद भी यदि ये और पास आते हैं तो सिस्टम उल्टा करने लगता है, मतलब ज्यादा नजदीक या भी घातक है। दैट मीन्स ये रिपल्सिव फोर्सेस विल डोमिनेट। यहाँ पे क्या हुआ?
रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट टू, तो सिस्टम की एनर्जी उल्टा बढ़ने लगती है। यहाँ तक देखो, इतना पास आए यहाँ पे मिनिमम होगी, यदि और पास आए तो एनर्जी बढ़ने लग जाए। तो हमें बॉन्ड बनने तक ही वेट करना होता है। बॉन्ड बना, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, दैट्स इट। फिर हमने 2 पॉइंट डिस्कस की। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है जब जब बॉन्ड बनेगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया, द एनर्जी ऑफ बॉन्डेड एटम इज लो एज कंपेयर टू नॉन बॉन्ड। जो बॉन्डेड एटम है इनकी एनर्जी जो है वो नॉन बॉन्डेड से कम है। इसका मतलब स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी? बॉन्डेड की। जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ओके, तो ये पहला रीजन था बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन का। अब डिस्कस करेंगे दूसरा रीजन। और दूसरा रीजन आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा, दैट इज टेंडेंसी टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन in valence, that is octet completion. सेकंड रीजन क्या है? राइट डाउन, सेकंड रीजन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेंडेंसी टू एक्वायर noble gas configuration. noble gas configuration, इसको ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब क्या होता है? डू यू नो नोबल गैस? ग्रुप 18 के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम नोबल गैस कहते हैं। कौन कौन सा एलिमेंट है ग्रुप 18 से? याद करो, दिस इज हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। क्लियर? इसके नीचे भी होता है, दैट इज वेरी रेयर। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये होती है नोबल गैस। अब हमने कहा कि बॉन्ड फॉर्मेशन का दूसरा रीजन है टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस। तो नोबल गैस में ऐसा क्या स्पेशल है कि हर एक एटम नोबल गैस की तरह बनना चाहता है? जैसे रियल लाइफ में बात करें तो सारा बच्चा जो क्रिकेट खेलता है उसकी क्या इच्छा होती है? मैं विराट कोहली बनूं। अब विराट कोहली में क्या स्पेशल है? जस्ट लाइक नोबल गैसेस में क्या स्पेशल है कि सारे एटम नोबल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ये जो है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। दिस इज द ओनली रीजन, क्योंकि नोबल गैसेस स्टेबल है तो हर एक एटम चाहता है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह। अब बात ये आती है कि इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? या आपने पहले भी पढ़ा है, क्या रीजन है? सर क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो चुका होता है। बिल्कुल, वेरी गुड। इनके आउटर मोस्ट सेल में, अब ये सेल वाली बातें हमने सेपरेट टुवर्ड की थी, बट इसके आपको समझ में आ जाएगी। एक स्ट्रक्चर समझाता है आपको नियोन का। क्लियर? नियोन जो है बेटा इसके अंदर 2 सेल होते हैं। एग्जैक्टली, कंप्लीट हो, वेरी गुड। नियोन जो है इसके पास 2 सेल है। अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहर वाले में 8 होते हैं। नियोन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। रीजन के अब समझो, सबसे पहले हम बनाते हैं न्यूक्लियस, एकदम बीटीबी सेंटर पे। इसके बाद अंदर वाला सेल, फर्स्ट सेल, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये फर्स्ट सेल के पहले वाले सेल, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये वाला सेल बाहर वाला सेल है, सबसे बाहर यही है, सेकंड सेल। सेकंड सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट। दिस इज 8। ओके, यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो याद रखना बेटा जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन था वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड एवरी एटम वांट्स टू अचीव नोबल गैस फंक्शन। ओके, तो नोट करेंगे, राइट डाउन नोबल gases contain 8 electrons
in their valence cell. नोबल गैस होती है बेटा उनके वैलेंस सेल। अब ये बात आई वैलेंस सेल क्या होता है? इस वैलेंस सेल का मतलब है आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट सेल। नोबल गैस कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। ठीक है, यहाँ भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बताओ क्या एक्सेप्शन? एक्सेप्ट हीलियम ऐसी नोबल गैस है जिसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 तो हीलियम के पूरे में नहीं, हीलियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। राइट, तो एक्सेप्शन है हीलियम के पास सिर्फ 2। तो नोबल गैस कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, that is outermost cell, except helium which contains only 2 electrons in valence cell. Clear? So noble gas अपने valence cell में 8 electrons है। Next line, because of complete octave in valence cell, इसके कारण ऑक्टेव कंप्लीट होने के कारण नोबल गैसेस आर एक्सट्रीमली स्टेबल। ऑक्टेव पूरे होने के कारण जो नोबल गैस है बेटा ये स्टेबल। ओके, अब इसी कारण जो है हर एक एटम ऑक्टेव कंप्लीट करना चाहता है, इसी कारण ये बॉन्ड बना। ओके, तो each atom wants to complete 8 electrons in valence cell. 8 electrons in valence cell. That's why it undergoes bond formation and it undergoes bond formation। इसी कारण जो है एटम क्या बनाता है? बॉन्ड बना। यहाँ पे क्लियर है सभी को? एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट? तो क्या रीजन है बॉन्ड बनाने के? पहला रीजन है सिस्टम अपनी एनर्जी लोअर करना चाहता है ताकि स्टेबिलिटी बढ़ जाए, और दूसरा रीजन ईच एटम वांट टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, और जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह होगा। और नोबल गैस की तरह क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो स्टेबल है। गॉट इट? तो ये दो रीजन। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है बेटा, देयर इज वन मोर टॉपिक व्हिच इज नोन एज लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस या फिर इसको हम लेविस भी पढ़ते हैं, लेविस ऑक्टेट रूल। बस जो हमने ऊपर पढ़ा है दैट इज द लुईस रूल इटसेल्फ, जो हमने डिस्कस किया यही लुईस रूल। क्लियर? तो लुईस क्या बताते हैं? हर एक एटम जो है वो अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है ताकि उसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह बन जाए और स्टेबिलिटी बढ़ जाए। इसी को लुईस रूल कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए इनके पास 3 ऑप्शन। ऐसा करने के लिए एटम को 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए कितने ऑप्शन हैं? 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, गेटिंग माय पॉइंट, पहला ऑप्शन क्या है? इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो किसी के पास बार वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन, जैसे लाइक दैट। ठीक है, मान लो ये कॉन्फ़िगरेशन है, अंदर वाले में 2 और बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस के नजदीक है। ये क्या चाहेगा? इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो इसको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिलना इन द सेंस नोबल गैस की तरह हो जाए, इजंट इट? तो नोबल गैस की तरह बनने के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। एक और मान लो कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है 2 8 1,
इसकी क्या इच्छा होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देती, क्योंकि 8 बनाने के लिए बार वाले में 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। गेटिंग माय पॉइंट? 1 मिल सकता है, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिजिकल। क्लियर? तो ये क्या करेगा, अपना एक सेल ही खाली कर देगा। Got it? It will lose 1 electron from its outermost shell. जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गया तो बार वाला सेल पूरा खाली। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, तो अब देखिए इसके वैलेंस सेल में सेकेंड बन गया और सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, इवन इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकते हैं। क्लियर? तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस क्या करता है, उसके बेसिस पे बॉन्ड बनता है। जब वो ट्रांसफर करेगा, शेयर करेगा, कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म, और जब वो शेयर करेगा तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब उनको समझेंगे डिटेल में। बिफोर दैट राइट लुईस ऑक्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहले लुईस ऑक्टेट को लिखेंगे, राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, an atom, according to this rule, an atom undergo bond formation, an atom undergoes bond formation in order to complete 8 electron in valence shell. क्या है लुईस ऑक्टेट रूल? अकॉर्डिंग टू दिस रूल an atom undergoes bond formation in order to complete 8 electron in valence shell. Clear? Just like noble gases, just like noble gases. Clear? ऐसा क्यों करता है? In order to attain stability, in order to attain stability. ऐसा इसलिए करता है ताकि इसको स्टेबिलिटी मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। ठीक है? So according to this rule, an atom goes bond formation to complete 8 electrons to attain the stability. This is known as Lewis octet. इसी को बोलते हैं लुईस ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और लुईस नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी थ्योरी दी, इसलिए रूल का नाम क्या होगा, लुईस ऑक्टेट। क्लियर? नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, फॉर दिस पर्पस, इसके लिए एटम क्या कर सकता है, इधर गेन इलेक्ट्रॉन। फॉर दिस पर्पस एटम में गेन इलेक्ट्रॉन, या फिर ये लूज कर सकता है, और इसमें और लूज इलेक्ट्रॉन, या तो ये गेन करके 8 पूरी कर लेगा, या फिर ये लूज करके कर लेगा, या फिर इट में शेयर इलेक्ट्रॉन, या फिर ये शेयर कर लेगा। क्लियर है सभी को? एक पर बिल्कुल सिंपल है बेटा, सारे कॉन्सेप्ट समझ के चलना है। कोई भी डाउट हो तो जस्ट प्लीज डाउट। If you have any doubt, just leave a message that will be visible on. जब भी आपको डाउट आता है तो आप उसको मैसेज की फॉर्म में ड्रॉप करें। नेक्स्ट, ये बात होगी लुईस ऑक्टेट रूल की, तो एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसके बाद जब हम बॉन्डिंग समझेंगे तो उनको डिटेल में देखेंगे। देखिए,
6। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एटम के पास कितने ऑप्शन हैं? 3 ऑप्शन। या तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल हम 2 एटम्स लेते हैं, मान लो एक सोडियम है और एक क्लोरीन। बेटा सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, अभी इसकी टेंशन मत लो, कैसे लिखते हैं ये हमने चैप्टर 1-2 में किया है, तो वो जब आप रिकॉर्डिंग चेक करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी यदि डाउट हो यू कैन आस्क। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है बेटा 281। बहुत आसान है लिखना, यदि सीखना चाहते हो तो अभी भी सीख सकते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सोडियम का, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपके दिमाग में आ रही है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, जैसे न्यूक्लियस के अराउंड सेल होते हैं, दिस इज न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस के अराउंड सेल होते हैं अलग अलग, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। इन सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट सेल्स इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखेंगे सोडियम के केस में फर्स्ट सेल के अंदर, देखो यहाँ पे 1 लिखा है मतलब फर्स्ट सेल, जो आगे वैल्यू लिखा होता है ना वो सेल होता है। फर्स्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सेकंड सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आगे देखो थर्ड सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसी तरह से क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बहुत आसान है, एक बार आप लेक्चर देखोगे आसानी से आ जाएगा। बताओ क्लोरीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? सबसे अंदर वाला सेल कौन सा होगा? फर्स्ट सेल, 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एनीवन? 8 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे? ये सेकंड सेल, 2 यहाँ पे 6 यहाँ पे, तो बन गए 8। इसका मतलब बाहर वाला सेल कौन सा? थर्ड सेल। थर्ड सेल में कितने हैं? 2 इसमें 8, 7 है लाइक। तो ये हमें दोनों का कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे सोडियम की आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। हम इसको क्रॉस से डिलीट करते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ सोडियम ऑक्साइड कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहिए? एज पर इलेक्ट्रॉन लीव करेगा, गेन करेगा, स्टेट करेगा? एनीवन? लीव। वेरी गुड। सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर वाला छोड़ देगा। अब ये लीव करेगा तो अब देखो कोई भी चीज जो होती है हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा स्टेप होता है और जो हमारे काम के लिए जिसको छोड़ने से हमारे को फायदा हो, तो हम चाहेंगे वो चीज हमने ली वो किसी के काम आ जाए। ये ऐसा ही मानता है। तो सोडियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन है यदि ये क्लोरीन को मिल जाए, यदि ये क्लोरीन को मिल जाए तो क्लोरीन के पास 7 थे और 1 इलेक्ट्रॉन मिलने से 8 हो जाएंगे। तो देखो इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लीव किया इसलिए सोडियम पे आ गया +4। क्लोरीन क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्लोरीन पे आ गया -4। गॉट इट? अब देखो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 3। इसी तरह क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बन गया 2 8 3। अब देखो दोनों के बाहर वाले सेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन। हम बात करें सोडियम की तो सोडियम के भी बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और बात करें क्लोरीन की तो इसके बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब दोनों को मुक्ति मिलती है।
दोनों क्या हो गए स्टेबल, दोनों क्या हो गए स्टेबल। क्यों स्टेबल हो गए? कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। दोनों के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। इज इट क्लियर टू ऑल? ये केस था यहाँ पे हमने सीखा कि स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकता है, डोनेट हो सकता है या गेन। सोडियम ने डोनेट किया और क्लोरीन ने गेन किया। अब शेयर वाला एक केस देखते हैं जहाँ पे शेयरिंग से स्टेबिलिटी आती है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, मतलब लेन देन होता है, कोई इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, तो आयनिक बॉन्ड बनता है, आयंस बनते हैं। देखो यहाँ पे आयंस बन गए। सोडियम जो है वो कैटाइन है और क्लोरीन जो है वो एनाइन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, जैसे हमारे पास एक CO2 मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ये। देखो, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 2 और 4। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है 2 और 6। ठीक है, ध्यान से सीखिए। कार्बन अकेला है इसलिए इसको बीच में रखती है, क्लियर। ऑक्सीजन 2 है, इनको साइड में रखती है इस तरह, ठीक है। कार्बन के बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बनाओ, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, आई बार समझ में? ठीक है। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, इनको बना दिया 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह से इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये शेयर करेंगे। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक ऑक्सीजन का, बॉन्ड बना लिया। फिर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक ऑक्सीजन का, एक बॉन्ड बना लिया। कितने बॉन्ड बन गए? 2 बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़ो। इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ अपने दोनों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिए। गॉट इट? नाउ अब काउंट करो इलेक्ट्रॉन। नाउ ऑक्सीजन के केस में देखो बेटा, 4 तो इसके ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो इसने शेयर ही नहीं की, इनको बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो शेयर नहीं। कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 नॉन बॉन्डेड है जिन्होंने बॉन्ड नहीं बना, प्लस 2 इसके, और ये जो 2 बॉन्डेड हैं ये भी इसी के, क्योंकि इसने शेयरिंग की है। अब जैसे पार्टी करते हैं 3 या 4 फ्रेंड और वो कंट्री करते हैं, तो उसके बाद जो हिस्सा आएगा वो सभी में बटेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने कम दिया या किसी ने ज्यादा दिया, इक्वल शेयरिंग दी तो वो सबका हिस्सा है। क्लियर? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों की प्रॉपर्टी है, कार्बन की भी और ऑक्सीजन। तो देखो, टोटल 2 बॉन्ड की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। 4 इसके पास अनशेयर्ड है, 4 शेयर्ड, मतलब 4 नॉन बॉन्डेड हैं, 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड हैं, तो 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। यही बात इस ऑक्सीजन के साथ, 4 इसके खुद के इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डेड हैं और 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो, कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, जितने थे उसने बांट दी, जितने थे उतने से बॉन्ड बना लिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, इसने चारों से बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो देखो बेटा, 4 से 4 इसके खुद के और 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, 2 इसके और 2 इसके, इजंट इट? तो 4 बॉन्ड की वजह से कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ऑल 8 आर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बॉन्डेड है या नॉन बॉन्डेड, हमें उस बात से लेना देना है कि 8 है या नहीं। 8 होंगे तो ही स्टेबल। तो देखो, जब इसने शेयरिंग की, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी पूरा हो गया। दैट मीन्स दिस इज द एग्जांपल इन विच एटम शेयर्स इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। इज इट क्लियर टू ऑल? कोवैलेंट बॉन्ड। यस बेटा, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, सब बात बिल्कुल सही है।
आयन जहां पे मिलेंगे उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये पूरा हम लेक्चर एक अलग से डिस्कस करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनेगा, जो बॉन्ड शेयरिंग से बनेगा उसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड बने हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड। बट देखो सभी का जो कारण है, सभी का रीजन है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। गेटिंग माय पॉइंट? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, बॉन्ड का काम करना। अब कुछ नहीं करेंगे, अब वो और नजदीक नहीं आएंगे, ना ही कोई हरकत करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ, मॉलिक्यूल स्टेबल हुआ, बात खत्म। जैसे सुना है कभी कि CO2 ने CO3 बना दिया, या फिर CO2 गैस ने CO4 गैस बना दी? नो, CO2 बनते ही सबका ऑक्टेट कंप्लीट, और जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हुआ दैट्स इट, स्टेबिलिटी इज अटेन्ड। नेक्स्ट देखें, इसे लुईस ऑक्टेट रूल। अब बात ये है कि ये जो लुईस थ्योरी है इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है, कहीं कहीं जगह ये भी फेल हो जाती है। क्लियर? इन्होंने बोल दिया कि जहां जहां 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्टेबल हो जाएगा, बट काफी बार ऐसा भी होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है फिर भी वो स्टेबल। काफी बार ऐसा होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन से कम है फिर भी वो स्टेबल है। क्लियर? तो व्हाट आर लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस ऑफ लुईस थ्योरी? राइट डाउन exception, or you can say limitations of Lewis octet rule. Lewis octet, exceptions of Lewis octet theory. तो बेटा सबसे पहला एक्सेप्शन हम देखेंगे, दैट इज ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इन वैलेंस सेल। राइट डाउन, पहले इसको लिखें फिर समझते क्या है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट इन वैलेंस सेल, इन वैलेंस सेल। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्टेट होता तो हम बोलते कंप्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो जैसा मैंने बताया काफी मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हैं फिर भी वो स्टेबल। बट लुईस क्या कहते थे? जिसके 8 होंगे वही स्टेबल। इसका मतलब ये लिमिटेशन हो गया, 8 से कम है फिर कैसे स्टेबल हो? बट स्टिल ये पाया गया कि वो स्टेबल है। तो क्या है वो एग्जाम्पल देखें। इनकम्प्लीट ऑक्टेट इन वैलेंस शेल। ठीक है? राइट डाउन, compound having an atom with electrons less than 8 is said to have incomplete octet. इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब समझ पाया? वो कंपाउंड जिसमें एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन, एटम विद 8 इलेक्ट्रॉन लेस देन 8, जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, उस कंपाउंड को क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्लियर? इसका मतलब ये अनस्टेबल होना चाहिए था लुईस के अकॉर्डिंग, बट देयर एग्जिस्ट सर्टेन कंपाउंड विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है? तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, there are certain compound exist with incomplete octet। तो काफी ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है फिर भी वो एग्जिस्ट करता है, मतलब वो स्टेबल है। क्लियर? कैसे? एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? BeCl2, BF3, AlCl3 एक्सेट्रा। इनको अभी समथिंग पहले नोट करें, राइट डाउन। व्हाट अबाउट हीलियम? बेटा हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही है, तो हीलियम जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, वो अपना ड्यूएट कंप्लीट करता है। हीलियम कंप्लीटेड
duet in valence. एनी डाउट अप टू दिस? देखो अब आपको पता कैसे सकता कि इनके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन। देखो इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शन है, पहले इसको समझते हैं, बाकी एक्सेप्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो एक एग्जांपल हम लिखा है BeCl। BeCl इसका स्ट्रक्चर बेटा इस तरह से होता है। जब चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है। BeCl ओके, अब ध्यान से समझेंगे। BeCl दो बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ? हालांकि क्लोरीन के पास तो बेटा ये लॉन पेयर है, ये स्ट्रक्चर है BeCl। बताओ क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 अनसेड और 2 सेड, मतलब क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा 6 अनसेड और 2 सेड। बट ये जो बेरिलियम है इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 8 से कम है, ऑक्टेट से कम है। दैट मीन्स बेरिलियम का ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, like that. If we talk about next example, BF3, BF3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, like that. ये फ्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन और 2 पेड इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, नो डाउट। बट ये जो बोरोन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एनीवन? बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? थिंक अबाउट बोरोन। बोरोन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड। बोरोन के पास कोई भी अनपेयर्ड नहीं, जितने थे उसने पेयर कर दिए। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 3 फ्लोरीन के साथ। गेटिंग माय पॉइंट? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये भी 8 से कम, दैट इज इवन लेस देन 8। दैट मींस बोरोन का भी ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। बोरोन इज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और यही बात AlCl3 में होती है, उसमें भी एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये लुईस का ड्रॉबैक है कि इन्होंने बताया 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो ही स्टेबल है, बट काफी ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें 8 से कम, इवन 8 से भी ज्यादा भी होती है, फिर भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? तो ये याद रखने बेटा, ये याद रखना है कि जिसमें 8 से कम होंगे उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। क्लियर? ऐसे कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से एग्जांपल है BeCl2, बेरिलियम के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये एग्जिस्ट करता है। दूसरा एग्जांपल है BF3, इसमें बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये एग्जिस्ट करता है। कोटेड? ऐसे कंपाउंड को हाइपोवैलेंट कहते हैं। कोटेड? सच कंपाउंड्स आर नोन एज हाइपोवैलेंट। ये वर्ड याद है। हाइपोवैलेंट का मतलब होता है जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट। कल हम डिस्कस करेंगे हाइपरवैलेंट कंपाउंड जिनमें ऑक्टेट एक्सपेंड होती है। लिखा सभी ने? तो अब आप नोट जो है बेटा साथ साथ बनाते चले ताकि आपका टाइम जो है वो डबल वेस्ट ना हो, और जो टाइम आपको मिलता है इसमें रिविजन करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है? नोट्स आप ट्राई कीजिए, साथ साथ बनाओ, अदरवाइज जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट ड्यूरिंग लेक्चर ताकि आप बाद में लिख पाओ, और बार बार रिकॉर्डिंग कीजिए। जो रिकॉर्डिंग कवर करनी है इनिशियल लेक्चर की, स्टार्टिंग के चैप्टर की, वो तो करनी ही, बट स्टिल
अभी वाले जो लेक्चर चल रहे हैं पैरेलल, फोन में आप ट्राई करो, ये साथ साथ इनमें बार बार रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं। इसीलिए यदि आपको लगता है कि लेक्चर फास्ट था तो फिर आप रिकॉर्डिंग तो आप ट्राई कीजिए कि साथ साथ नोट्स बनाओ और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। ओके, यस, ठीक है। बेटा जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वैसे वैसे आप इनको दिमाग में फिट करते हो, ठीक है, एक साथ स्ट्रक्चर याद नहीं करते, तो आप जैसे जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं वैसे वैसे आप इनको लर्न करते। ओके, चलिए।